वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 गाइटन का। वैसे तो जो सर्कुलेशन है वो लोग फिर दोस्त से पढ़ते हैं, तो लेकिन मैं ये गाइटन से बताऊंगी, लेकिन इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी और जो बातें मैं छोड़ूंगी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब कि अगर आप गाइडन से भी करना चाहें तो आप जो है वो इम्पॉर्टेंट इस पर ही मार्क करके अगर इसी से कर लें तो वो भी ठीक है। तो सबसे पहले जो जैसे हम पेज बाय पेज मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर पहला पेज है तो इसमें जो है वो कोई ख़ास बात नहीं लिखी, उसका बार बार रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप रीडिंग कर लें। इसमें बस यही बात लिखी हुई है कि जो हर टिशू है वो अपना ब्लड फ़्लो खुद ही कंट्रोल करता है, और अगर हर टिशू को जो है वो एक जितना ब्लड फ़्लो मिले तो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और जो है बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होगी। इसलिए जो है वो ब्लड फ़्लो जो है वो कंट्रोल होता है, जिसको थोड़ा चाहिए वो थोड़ा लेता है, जिसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा लेता है। तो इसको एक बार रीडिंग कर लें पूरे पेज को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो याद रखने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज़्म फॉर ब्लड फ़्लो। तो इसमें एक्यूट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। जो एक्यूट होता है वो वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन वाले जो फिनोमेना है उससे एक्यूट ब्लड फ़्लो कंट्रोल होता है, और लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए हमें साइज़ और नंबर ऑफ़ द ब्लड वेसल्स को जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो बस ये देख लें पूरा पेज हो गया है, और इसमें सिर्फ ये 2 बातें हैं जो याद करने वाली हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इस पेज के ऊपर। इसमें जो ग्राफ है इसमें हमने याद रखना है कि जो परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट है उसमें हाईएस्ट जो है मिल रही है लीवर को। मिलीलीटर पर मिनट के लिहाज से देखें तो लीवर की पोर्टल सर्कुलेशन है, लेकिन अगर मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम के लिहाज से देखें तो हमारे पास किडनी है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 2 लंग्स हैं और ये किडनी है। फिर उसके बाद एक्यूट कंट्रोल में क्या है कि सिर्फ ये हेडिंग्स ही पढ़ लें कि यानी कि अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो जो है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। इसके लिए 2 थ्योरीज़ हैं, एक वैसोडाइलेटर थ्योरी है और एक है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। तो सिंपल सी थ्योरी है। वैसोडाइलेटर थ्योरी ये कहती है कि जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है तो वैसोडाइलेटर सब्सटेंसेस निकलती हैं जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और उसमें ये नाम याद रखने हैं, एडिनोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिनोसिन कंपाउंड्स हो गए, हिस्टामाइन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं वो वैसोडाइलेटर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन से सारे वैसोडाइलेटर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक बात लिखी हुई है वो इम्पॉर्टेंट है कि जब हार्ट ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हार्ट क्या करता है कि एटीपी को डिग्रेड करता है, एडिनोसिन निकलता है, एडिनोसिन जो है वो वैसोडाइलेशन करवाता है। इसमें जितने भी हमने पढ़े हैं वैसोडाइलेटर्स, इसमें एडिनोसिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यही होता है कि मतलब जब हार्ट को हार्ट एक्टिविटी ज़्यादा करता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, एटीपी तोड़ता है, एडिनोसिन निकलता है और वैसोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी, ऑक्सीजन की कमी होती है या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, फिर वैसोडाइलेटर्स रिलीज़ होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वैसोडाइलेटर्स इसलिए रिलीज़ होते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वही जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वही जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा के रखी होती है वेसल्स की। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो भी वैसोडाइलेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इस पूरे पैराग्राफ में बात लिखी हुई है कि प्री कैपिलरी स्प्रिंटर्स होते हैं जो कि क्लोज और ओपन होते हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये ओपन हो जाते हैं, और अब जब एडिक्वेट अमाउंट पहले ही मौजूद है तो ये क्लोज़ हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो यही सारी बात इसमें लिखी हुई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो, जैसे कि यहाँ पे बेरी जो है थायमिन की डेफिशिएंसी है, नियासिन या राइबोफ्लेविन हो, तो जो ये हमारे पास थायमिन है ये ऑक्सीजन इंड्यूस्ड फॉस्फोडाइलेशन करवाती है। जब थायमिन नहीं होगी तो ये फॉस्फोडाइलेशन नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेंगे, और जो है वो ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी वैसोडाइलेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद है रिएक्टिव हाइपरीमिया और एक्टिव हाइपरीमिया। इन दोनों में सिंपल सी बातें हैं। एक ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड वेसल थी, उसको हमने ओक्लूड कर दिया है, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ बांधती है या फिर उसका ब्लड फ्लो जो है वो हमने कम कर दिया या ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल रोक दिया है। तो उसके बाद जब हम वो जो भी एक्लूजन है उसको खोलेंगे तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा एकदम से। जितनी देर के लिए हमने उसको क्लोड किया होगा उतनी देर के लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, जब जो है वो डिमांड पूरी हो जाएगी तो फिर वो नॉर्मल आ जाएगा। फिर ये हमारे पास जो है ये था रिएक्टिव। और एक्टिव में क्या होता है कि जब एक्सरसाइजिंग मसल है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, या फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल में फंसे होते हैं, सोच रहे होते हैं, दिमाग यूज़ कर रहे होते हैं,
तो भी वहाँ पे जो है वो जो भी हमारे पास ऑर्गन ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है, जिसका काम ज़्यादा है, उसका जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन में ये है कि हमारे पास जब आर्टीरियल फ्लो इंक्रीज़ होता है तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आर्टीरियल प्रेशर जो है वो अभी भी हाई होता है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। इसके लिए दो थ्योरीज़ हैं, एक मायोजेनिक और मेटाबॉलिक। मायोजेनिक थ्योरी और मेटाबॉलिक थ्योरी ये कहती है कि जब आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड फ्लो शुरू में जो इंक्रीज़ होता है उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पूरी हो जाती है और वैसोडाइलेटर सब्सटेंसेस जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं। जब वैसोडाइलेटर्स ख़त्म हो गए हैं तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर रेज रहता है लेकिन ब्लड फ्लो जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ऑटो रेगुलेट हो जाता है। दूसरी थ्योरी जो है वो मायोजेनिक थ्योरी है। वो कहती है कि जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो स्ट्रेच होती हैं स्मूथ मसल जब स्ट्रेच होती हैं तो कैल्शियम आयंस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनसाइड द सेल चल जाते हैं। जब वो सेल्स के अंदर जाते हैं तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, क्योंकि कैल्शियम का काम ही कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो ये सारे में यही बात लिखी हुई है। और ये जो मायोजेनिक वाला है ना हमारे पास, ये हमारे पास न्यूरल या हार्मोनल रिस्पॉन्स से इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये हमारे पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है स्मूथ मसल्स की कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब कैल्शियम उनको अवेलेबल हो। फिर आगे ये स्पेशल मैकेनिज़्म जो है ये रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ना है, इसको यहाँ से रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का बताया हुआ है, क्योंकि ये जो है वो वैसोडाइलेटर है। इसमें क्या होता है कि जब स्ट्रेस पड़ता है तो ऑक्सीजन और आर्जिनिन मिलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रोलिन बना लेते हैं। इसके लिए जो एंजाइम है वो है एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। तो GTP से GMT और ये जो हमने बायोकेम में सारा पाथवे पढ़े हुए हैं, इस पाथवे से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और वैसोडाइलेशन करवाती है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये अपस्ट्रीम वैसोडाइलेशन करवाती है, यानी कि एक तो वैसोडाइलेशन हो रही है ना कैपिलरीज या आर्टरियोल्स की लेवल पे, और एक जो है वो लार्जर आर्टरीज़ में। फॉर एग्जांपल मतलब कि अगर यहाँ पे हो रही है वैसोडाइलेशन और ऊपर से जो लार्ज आर्टरीज़ है वहाँ पे नहीं हो रही, तो फिर जो है यहाँ पे होने का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऊपर भी वैसोडाइलेशन हो तो ही जो है वो नीचे भी वैसोडाइलेशन से जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा ना। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जो लार्जर वेसल्स में वैसोडाइलेशन करवाती है। और उसके अलावा जो अगर हमारे पास कोई टिश्यू अगर डैमेज हो तो यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड सही तरह से निकल ना सके, यानी इसका रिलीज़ ना हो सके, तो जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। और इसके अलावा एंजियोटेंसिन जो है वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये हमने 19 चैप्टर में भी पढ़ना है। तो अगर ये जो है ये भी इसको जो है रिलीज़ करवाती है ताकि बहुत ज़्यादा ओवर वैसो कंस्ट्रिक्शन ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म फ्लो में यही बातें लिखी हैं कि जब लॉन्ग टर्म के लिए जो है ब्लड फ्लो की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है तो नंबर एंड साइज़ ऑफ द वेसल्स जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट है वो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में आके बता देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है।